हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैरिटल रेप के बारे में। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है जहां पर दो जजों की डिविजनल बेंच ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। इसका यह मतलब कि एक जज ने यहां पर मैरिटल रेप को क्राइम की तरह देखने की बात करी और दूसरे जज ने यहां पर जो आज प्रेजेंट स्थिति है मैरिटल रेप को लेकर उसमें कोई भी चेंज ना करने की बात कही। इंडिया दुनिया के उन 32 देशों में से एक है जहां पर आज भी मैरिटल रेप को लेकर एक्सेप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आखिरकार क्या होता है मैरिटल रेप, क्या इंडिया में लॉ है इसके रिगार्डिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 375 के बारे में जहाँ पर मैरिटल रेप को डिफाइन किया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इस इशू की वजह से जो राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है उस पर कुछ सवाल पैदा होते हैं। यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ये देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है और यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मैरिटल रेप की वजह से जो मैरिज है और वुमेन राइट्स हैं उन पर क्या असर पड़ता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 375 क्या बोलता है। सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड यहाँ पर रेप को डिफाइन करता है। यहाँ पर यह सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई भी आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी वुमेन के साथ अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, या फिर उसको जान से मारने की धमकी देता है, डराता है, फिर उसकी कंसेंट लेता है, या फिर यहाँ पर वो उसके पति होने का नाटक करता है, या फिर यहाँ पर महिला को कुछ नशीले पदार्थ दिए जाते हैं उसके बाद कंसेंट ली जाती है, या फिर उस महिला की उम्र अगर 16 साल से कम है, तो इन सब सिनेरियो में यहाँ पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस सेक्सुअल इंटरकोर्स को यहाँ पर रेप माना जाता है। और इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया है जहाँ पर बोला गया है कि अगर ये इंटरकोर्स पति द्वारा किया जाता है और उसकी बीवी की उम्र अगर 15 साल से कम नहीं है तो फिर उसको रेप की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। इस एक्सेप्शन को हटाने के लिए ही यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस गया था। यहाँ पर यह बात उठाई गई है अगर किसी भी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा तो उसको रेप की तरह देखना चाहिए, चाहे वो इंटरकोर्स उसके हस्बैंड ने ही क्यों ना किया हो। इस चीज़ को लेकर ही यहाँ पर पूरा डिबेट चल रहा है। इस इशू को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम राइट टू इक्वालिटी को थोड़ा समझ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। राइट टू इक्वालिटी के अंदर दो तरीके की इक्वालिटी देखने को मिलती हैं। एक होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरी होती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यहाँ पर हम इन दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये यहाँ पर एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि ये बोलता है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं रहेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रेस का हो या किसी भी बैकग्राउंड का हो। यहाँ पर हर आदमी को सेम तरह से जज करा जाएगा और जो देश का संविधान है, कानून है, उसके तहत उसको जज करा जाएगा। और यहाँ पर यह बात क्लियरली डिफाइन होती है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करा जाएगा रेस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, वेल्थ के बेसिस पर, सोशल स्टेटस के बेसिस पर या और भी किसी बेसिस पर। मगर यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि इस लॉ के अंदर कुछ एक्सेप्शन भी प्रोवाइड किए गए हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है इक्वालिटी का वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और इसको एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इक्वल ट्रीटमेंट करा जाएगा हर आदमी का इक्वल सर्कमस्टांसेस में। इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी दो लोग खड़े हैं ट्रैफिक सिग्नल पर, अगर उन दोनों में से कोई भी ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स को तोड़ता है तो उन दोनों को वहाँ पर सेम सर्कमस्टांसेस होने की वजह से सेम तरह से जज करा जाएगा और दोनों को यहाँ पर सेम फाइन देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर सर्कमस्टांसेस इक्वल थे इसलिए उन दोनों को इक्वली जज करा गया। यानी कि यहाँ पर जब सेम सिचुएशन है तो सेम कानून सब पे लगाया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा, यानी कि यहाँ पर सबको समानता की नज़र से देखा जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ पर यह बात भी सामने आती है कि अगर किसी को किसी एक कंडीशन में कुछ प्रिविलेज मिलते हैं तो वो प्रिविलेजेस सबको दिए जाएंगे, और अगर किसी को एक कंडीशन में कुछ लाइबिलिटीज़, कुछ दंड मिलते हैं, कुछ फाइन्स मिलते हैं, तो उस कंडीशन में हर आदमी को वो सेम फाइन, वो सेम पनिशमेंट देनी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को इसलिए यहाँ पर ऐसे समराइज करा जाता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड नॉट दैट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। इस कॉन्सेप्ट को एक्सपर्ट्स इस वन लाइन में भी डिफाइन करते हैं। फ्रेंड्स, ये बात हुई इक्वालिटी की।
मगर हमने समय समय पर देखा है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर इक्वालिटी के अंदर कुछ एक्सेप्शंस देखे जाते हैं। यहाँ पर हमने इक्वालिटी की बात इसलिए की क्योंकि इस केस में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। यहाँ पर कुछ तरीके होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको अप्लाई करके आप कुछ एक्सेप्शन लगा सकते हैं इक्वालिटी के अंदर। पहली डॉक्ट्रिन है यहाँ पर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की। इसका ये मतलब कि अगर एक लॉजिकल और रैशनल तरीका है जहाँ पर आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं और उस बेसिस पर अगर किसी को कुछ प्रेफरेंस देनी पड़ रही है तो वो जस्टिफाइड है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रिजर्वेशन, जहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोग सोशली और इकोनॉमिकली पीछे हैं तो उनको बराबरी में लाने के लिए हमको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। इस डॉक्ट्रिन के तहत ही हम रिजर्वेशन को अप्लाई करते हैं। एक और बात यहाँ पर कही जाती है कि जब कोई भी कानून दो लोगों को अलग अलग तरीके से देखता है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ रैशनल होना चाहिए। और यहाँ पर जो मैरिटल रेप का इशू है उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों बातों को ठीक से जस्टिफाई करने की ज़रूरत है और इन दोनों डॉक्ट्रिन के तहत ही हम देखते हैं कोर्ट्स में आर्गूमेंट हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बात कही गई कि एक तरफ तो है मैरिड वूमेन और दूसरी तरफ है अनमैरिड वूमेन, मगर जब यहाँ पर रेप की बात होती है तो मैरिड वूमेन के लिए और अनमैरिड वूमेन के लिए डिफरेंट कानून क्यों लगाए जा रहे हैं, इस बात के लिए यहाँ पर क्या रैशनैलिटी है, क्या लॉजिक है, उसको समझाने की बात की गई थी कोर्ट में। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिरकार जजेस ने क्या बोला इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर जस्टिस राजीव शक्दर ने यह बोला कि जो मैरिटल रेप है वो कहीं ना कहीं लॉजिकली और रैशनली देखा जाए तो वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है जहाँ पर उसको एक्सेप्शन करार दिया जाए। यहाँ पर उनका कहना था कि रेप की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि लैक ऑफ कंसेंट है और रेप एक हार्मफुल नेचर दिखाता है महिलाओं के प्रति। इसलिए उनका कहना था कि मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, हर वुमेन के लिए रेप का कानून सेम होना चाहिए। और अगर यहाँ पर हस्बैंड भी अगर वुमेन की कंसेंट के खिलाफ उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको रेप की तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऐसी नहीं है जहाँ पर आप प्रूफ कर सकें कि जब कोई हस्बैंड कंसेंट के खिलाफ वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करता है तो उसका मेंटल और फिजिकल इफेक्ट वाइफ पर उसी तरह पड़ता है जैसा कि किसी रेप विक्टिम पर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर मैरिटल रेप को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना चाहिए। यहाँ पर यह राय दी गई जस्टिस राजीव शक्दर द्वारा। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे जज का क्या कहना था। यहाँ पर दूसरे जज थे जस्टिस सी हरिशंकर। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैरिटल रेप का एक्सेप्शन इसलिए है ताकि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करा जा सके। और यहाँ पर उनका कहना था कि मैरिड और अनमैरिड वुमेन को यहाँ पर सही तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से डिफ़ाइन और क्लासीफाई किया गया है। इसलिए उनका यहाँ पर कहना था कि अगर मैरिज के अंदर नॉन कंसेंशुअल सेक्स होता है तो उस सेक्स को हम रेप की तरह नहीं देख सकते। तो फ्रेंड्स, ये था स्प्लिट वर्डिक्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स का और दूसरे लोगों का कहना है कि इसका क्या असर पड़ेगा मैरिज पर और वुमेन राइट्स पर। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि मैरिज के अंदर एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है सेक्सुअल एक्ट्स की, मगर यहाँ पर जो इशू खड़ा होता है वो है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वर्सेस कंसेंट। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये बात उठाते हैं कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को आप फोर्स सेक्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वुमेन की सेक्सुअल ऑटोनॉमी को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा एक्ट कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, उसकी बॉडी की इंटीग्रिटी के खिलाफ है। यहाँ पर अगर किसी को भी उसकी इच्छा के अगेंस्ट फोर्सफुली कुछ भी काम कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं उस बात को फिर एक शोषण की नज़रों से और डिस्क्रिमिनेशन की नज़रों से देखा जाएगा। यहाँ पर WHO भी सेक्सुअल वायलेंस को इस तरह से डिफ़ाइन करता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी सेक्सुअलिटी को फोर्सफुली यूज़ करता है किसी और व्यक्ति के खिलाफ, और जब किसी भी सेक्सुअल वायलेंस वाले एक्ट को जज करा जाता है तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप थी, इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यहाँ पर कुछ समय पहले 2018 में ही जस्टिस JB पारदीवाल ने मैरिटल रेप के बारे में ये कहा था कि ये एक डिसग्रेसफुल ऑफेंस है जहाँ पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मैरिज के अंदर कम होता है। फ्रेंड्स, 2016 में उस समय के यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यह बोला था कि हम मैरिटल रेप को क्राइम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इंडियन लोगों का माइंडसेट इतना डेवलप नहीं है, वो मैरिज को आज भी एक पवित्र बंधन की तरह देखते हैं, इसलिए मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते। मगर फ्रेंड्स, 2012 में जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई थी जहां पर उन्होंने मैरिटल रेप को क्राइम की तरह देखने की बात कही थी। यहाँ पर जस्टिस वर्मा कमेटी का कहना था कि अगर विदाउट कंसेंट और फोर्सफुली सेक्सुअल एक्ट्स करे जाएंगे
तो वो कहीं ना कहीं मैरिज की सैंक्टिटी को ख़राब करते हैं और एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करते हैं मैरिड कपल्स के लिए और मैरिज के लिए इंडिया में। इन सब बातों के पीछे ये बोला जाता है कि इंडिया में एक पैट्रियार्की की जो सोच है वो आज भी गई नहीं है। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो चीज़ है यहाँ पर वुमेन को सबॉर्डिनेट करती है, मैरिज के अंदर इक्वली ट्रीट नहीं करती है। इसलिए मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट इंडिया में आज के समय में अप्लाई होना चाहिए। और यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा ये बताता है कि इंडिया में लगभग 18% वुमेन्स ने कभी ना कभी मैरिटल रेप जैसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। फ्रेंड्स, अब ये इशू सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है और आने वाले समय में हमको सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला सुनने को मिल सकता है। तब तक के लिए हमको उस फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।